शुरू करो सर। हाँ जी। नमस्कार नमस्ते सर। राहुल जी। नमस्कार जी, सर। अच्छा आप गंगानगर से आए हैं? जी। जी सर। तो अभी वर्तमान गंगानगर में मैं अजमेर भोपाल से। से हूँ सर। ओके ओके ओके। अच्छा, तो गंगानगर से अजमेर जब हम दूरी तय करते हैं बाई रोड, तो कौन कौन से नेशनल हाईवे बीच में आते हैं? हम्म, अभी हाईवे का नंबर तो याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। मैं अक्सर ट्रेन से जर्नी करता हूँ, माफी चाहूंगा सर। ओके ओके। अच्छा, आपने पहले बीएड बीएससी फिर बीएड और अभी एमए हिस्ट्री में किया है? सर एमए मैंने लोक प्रशासन में किया है। ओके, लोक प्रशासन में किया है मैं। जी। अच्छा, और फिर पहले आप टीचर भी रहे हुए, फिर सीबीआई में जॉब, और अभी आप प्रशासक भी बनना चाहते हैं, तो आपके जीवन में ये इतनी पलायनवादी प्रवृत्ति क्यों दिखाई दे रही है? एकेडमिक लाइफ करियर में देखे या फिर एज ए जॉब करियर में देखे? जी। हाँ, तो ये इतनी पलायनवादी प्रवृत्ति क्यों दिख रही? कभी आप ये इस स्ट्रीम से इस स्ट्रीम में आ रहे हैं, जॉब भी आप पहले टीचर की अच्छी जॉब है, उसके बाद सीबीआई में गए, अब प्रशासक भी बनना चाहते हैं। थोड़ा समझाइए, इतना कंप्लीट पलायनवादी प्रवृत्ति है या क्या है? सर सर मैंने हमेशा ही जीवन को वर्तमान में विश्वास रखते हुए और ठहराव के साथ जिया है सर। जब मैं अध्यापक रहा तो मैंने अपने आप को एक बहुत अच्छे अध्यापक के रूप में सेवाएं देने का प्रयास किया सर, और मुझे अप्रिसिएशन भी मिला। सीबीआई में मैंने काफी अच्छा काम किया, और पिछली जॉब का मेरे को सीबीआई में लाभ हुआ। और अब मैं मानता हूं सर कि मैं मेरे को प्रदेश की सेवा में आने का मौका मिलेगा, अगर वो प्रशासनिक सेवा में, तो मैं यहाँ के देश की, यहाँ की मिट्टी में कुछ अपना योगदान दे पाऊंगा। और इसमें मेरे को सीबीआई और अध्यापक दोनों ही सेवाओं का लाभ भी मिलेगा। इसको मैं एक कैरियर प्रोग्रेशन के साथ साथ अपने जीवन को सार्थक बनाने की यात्रा के रूप में देखता हूं सर। मैंने कभी भी पलायनवादी सोच रखने का मेरा ऐसा नहीं रहा सर। अच्छा, तो जिस तरह से हमें व्यक्ति को, जैसे शुरुआत में अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं फिर सामाजिक आवश्यकताएं, ऐसे देखते हुए व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। लोक प्रशासन में एक ऐसा सिद्धांत भी है, व्यक्ति जी। को जीवन में निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए, जिसके प्रमुख सोपान भी है, चरण है। जी। कुछ कर पा रहे आप? जी। अब्राहम मैस्लो नामक विद्वान ने अभिप्रेरणा के 5 स्तरों को इस तरह से समझाया है सर। और 5 स्तरों में जो आवश्यकताएं हैं अभिप्रेरणा के लिए, उसको भिन्न भिन्न रूप से प्रेरित किया है, जिसमें व्यक्ति मूलभूत आवश्यकताओं से लेकर और आत्मसिद्धि की 5वें सोपान तक की यात्रा दिखाई गई है सर। अच्छा अच्छा, बिल्कुल अच्छी बात है। तो लोक प्रशासन और लोक प्रबंधन दो टर्म्स आती है, दोनों के बीच में बेसिक अंतर क्या है? सर प्रबंधन जो है, थोड़ा प्रबंध की है प्रवृत्ति भी उसमें शामिल हो जाती है सर। जैसे 3 ई की अवधारणा आती है, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी, आदि 3 ई। और जो प्रबंधन के जो गुण है सर, जिसमें मितव्ययिता भी है, वो सब मिला के और अधिक कुशलता के साथ कार्य करना, लोक वित्त का अधिक उद्यमी सरकार की रोल में रहते हुए लोक वित्त का बहुत अच्छे से क्रियान्वयन करना, ताकि लोक कल्याण के कार्य और विस्तृत रूप में किया जा सके, तो उसको लोक प्रबंधन कहा जाता है। ये थोड़ा सा एक और विशेषज्ञता का स्तर है सर, सरकार के लिए या प्रशासन के लिए सर। तो प्रशासन व्यापक दायरा है या प्रबंधन का व्यापक है दायरा, दोनों की तरफ? सर प्रशासन एक व्यापक दायरा है सर। जी बिल्कुल। अच्छा, आपकी हॉबी में आपने बताया बच्चों से बातचीत करना, है ना? छोटे बच्चों के साथ खेलना मुझे अच्छा लगता है सर, यही मेरी हॉबी है। तो छोटे बच्चे कौन कौन से खेल खेलते हैं? सर छोटे बच्चे आउटडोर गेम में सर सतोलिया है या लुका छिपी भी है, और उम्र के अनुसार सर क्रिकेट भी खेलते हैं और बैडमिंटन भी खेलते हैं। और इंडोर गेम में सर शतरंज भी खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, लूडो सांप सीढ़ी आदि गेम भी खेलते हैं। और जिक्सा पजल्स वगैरह जो बनाना जोड़ना है वो खेलते हैं। नाटक आदि का अभिनय, मंचन आदि उस तरह के भी उसमें सर एक्टिविटीज करते हैं। ये सब गेम बच्चे खेलते हैं सर। अच्छा, कुछ स्थानीय खेल के नाम बता सकते हैं? आप मध्य प्रदेश में सेवाएं दे रहे हैं, मध्य प्रदेश का भी जी सर। राजकीय खेल, कोई स्थानीय खेल है, उसका क्या नाम है? जी। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल तो सर अभी मैं स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ सर। अभी आपने पूछा है मलखंभ तो आपने पहली नाम बार सुना मुझे है?
जी सर। मलखम्ब, मलखम्ब, हाँ, मलखम्ब का मलखम्ब है, नाम, आप जी इसके जी, बारे मलखम्ब का, जी, जी मलखम्ब का नाम सुना है जी, सर। जी। इसके बारे तो में आप ये बच्चों पूछना के, चाहते हैं? बच्चों की एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर है, वो क्या है? क्षमा करें सर, अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक छोटे बच्चों का नंबर एक जारी किया गया है सर। और हाँ, हम्म, जी, जैसे उन्हें सार्वजनिक स्थानों जी, पे या स्कूलों पर भी वो प्रसारित चाइल्ड किया जाता हेल्पलाइन, जी जी जी। है। हाँ, अच्छा, अच्छा। तो बच्चों से संबंधित कोई सरकार की 1-2 योजनाएँ बताइए। सर राजश्री योजना है, जैसे कालीबाई स्कूटी योजना है, स्कूटी वितरण किया बच्चों को, लैपटॉप वितरण संबंधी भी योजनाएं हैं, और मिड डे मील योजना है सर, बच्चों को पोषण से संबंधित, और ये सब योजनाएं हैं सर। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो जैसे कि आपने बताया मिड डे मील है या पोषण संबंधी योजनाएँ, तो बच्चों में ये जो कुपोषण की समस्याएँ आजकल बहुत सारी देखने में मिल रही है ना? तो कुपोषण को दूर करने के लिए कोई आपके पास ऐसा अभियान जो राजस्थान सरकार ने या केंद्र सरकार ने अभियान जारी जारी किया है, बच्चों में और माँ में कुपोषण की समस्या दूर करने के लिए? अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। ओके, ओके। अच्छा, तो आप ये बताइए कि भारत के समक्ष अभी आपको प्रमुख रूप से 2-3 कौन-सी समस्याएँ या चुनौतियाँ नज़र आ रही है? प्रमुख समस्याएँ? सबसे प्रमुख समस्या तो सर अभी वर्तमान में कोविड को ऊपर नियंत्रण पाना है सर। इसमें टीकाकरण की समस्या और कोविड की तीसरी लहर को आने से रोकने के लिए। उसकी एक दूसरी समस्या है सर, जो चीन का जो बढ़ता हुआ वर्चस्व है, उसको संतुलित करके रखना भी एक दूसरी चुनौती है सर। और इसके अलावा सर आंतरिक जो है रूप से भी भारत को अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके विकास का कदम जो है प्रतिस्पर्धा में अपने आप को बनाए रखना भी एक प्रमुख चुनौती है। अच्छा, हाँ जी। एक ये अभी जो कनाडा में ना आपने सुना होगा हीट डोम के बारे में, वहाँ पर एवरेज से ज़्यादा गर्मी चल रही है। हीट डोम के बारे में आपने सुना है? माफी चाहूंगा सर, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, अच्छा। तो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ये क्या, इसके बारे में बता सकते हैं आप? जी सर, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण कुछ गैसें जो बढ़ने के कारण ये हो रहा है, और उससे तापमान जो है बढ़ता जा रहा है, और तापमान के ज्यादा होने से जलवायु के चक्र को भी ये प्रभावित कर रहा है प्रतिकूल रूप से। इसी को जलवायु परिवर्तन कहा जा रहा है सर। और ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए वृक्षारोपण या इनको गैसों का उत्सर्जन कम करना, इसको रोकने का लक्ष्य है सर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट मेंबर। नंदू जी सर। देराज जी। हेलो। हाँ राहुल राज जी, आप ये बताइए कि आप अपने डिपार्टमेंट जैसे सीबीआई में हैं, तो इसमें डिपार्टमेंट में क्या क्या कमियां हैं, ये बताइए आप। सर विशेष रूप से मुझे ऐसे कोई कमी तो नजर नहीं आती है सर, लेकिन थोड़ा सा अगर सुधार की गुंजाइश अगर देखी जाए, तो थोड़ा स्टाफ की अभी कमी रहती है, और ब्रांचेज की भी इसकी अभी कमी है सर। एक राज्य में मुश्किल से एक या दो ही ब्रांचेज होती है। और इसके साथ में सर इसमें कुछ सेवा शर्तों में भी प्रतिनियुक्ति से जो लोग आते हैं, तो प्रशिक्षण वगैरह में कुछ और सुधार किए जा सकते हैं। और बाकी सर अच्छा कार्य कर रहा अच्छा, है डिपार्टमेंट। अच्छा। और सीबीआई किन किन कानूनों का यूज करती है? कौन से कानून है सीबीआई के लिए? पर्टिकुलर कानून है या किसी और कहीं से कानून लेती है ये? सर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के द्वारा इसको सीबीआई को कन्वेंशन की शक्तियां प्राप्त है सर, मुख्य रूप से। और उसी कानून के माध्यम से ही सीबीआई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का उपयोग करती है, और भारतीय दंड संहिता का उपयोग करती है, सीआरपीसी के प्रावधानों को फॉलो करती है। और इसके अलावा अलग अलग प्रकार के काफी ऐसे कानून हैं जो जिसके लिए सीबीआई को कन्वेंशन की शक्तियां दी हुई है सर। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आप जिस डिपार्टमेंट में हो, उस डिपार्टमेंट से जब आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आ जाओगे, तब किन किन चीजों का यूज लोगे? वहाँ क्या सीखा आपने?
सर इस डिपार्टमेंट में रहते हुए मुझे एक तो विधि की एक अच्छी समझ विकसित हो गई है सर, कानूनों के बारे में उसके तार्किक व्याख्या करने से, और उससे जीवन में भी कुछ तार्किकता आ गई है। और इसके अलावा सर मैंने कठोर अनुशासन में, इसमें विभाग में मैंने जीवन को जिया है, और कठोर अनुशासन के साथ साथ कठोर परिश्रम का भी मुझे इसमें अच्छी आदत पड़ गई है सर। और मैं समझता हूँ कि जीवन में बहुत ही मेरे को लाभ हुआ है इस विभाग का, जो आगे मैं किसी भी सेवा में जाऊंगा तो उसमें उस अनुशासन का, इस ज्ञान का मेरे को बहुत फायदा मिलेगा सर। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि मेरे पास कठोर अनुशासन है। अब मान लीजिए आप एसडीएम लग जाते हैं और वहाँ कोई व्यक्ति है जो आपका स्टाफ है, वो हमेशा लेट आता है और कुछ उसकी पारिवारिक समस्याएं भी है, इसलिए वो लेट आता है। आप वहाँ क्या करोगे फिर? तो आप मतलब कार्यवाही करने पे उतर जाओगे, क्योंकि कठोर अनुशासन है, समय पर आना जरूरी है। आप एक तरह से जो ह्यूमन पक्ष है उसको तो नहीं देख पाओगे। सर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे जो वर्तमान विभाग में जो है, मैं अपनी संवेदनशीलता के लिए भी अपने अधीनस्थों में काफी लोकप्रिय हूँ। और सीबीआई के जी। साथ साथ मैंने 4 साल अध्यापक की भी सेवा करी है सर। और बच्चों के साथ खेलना तो मेरी लगातार हॉबी है। तो जीवन का जो एक पक्ष संवेदनशीलता का है, जो सजगता का है और फ्लेक्सिबिलिटी का है, वो भी धाराएं मेरे व्यक्तित्व में साथ साथ चली है। तो ऐसी स्थिति तो नहीं, मैं आप तो जो बिल्कुल। उस स्थिति का, उस कर्मचारी के लिए आपके क्या स्टेप्स होंगे, इस बारे में बताइए। सर अगर किसी व्यक्ति के कोई समस्या है निजी, तो समस्या से ग्रस्त व्यक्ति कभी भी एकदम ठीक से काम कर नहीं पाएगा। उसके लिए उस समस्या का दूर होना सबसे पहले जरूरी है। तो अगर मैं कुछ अपने लेवल पे कर पाऊं या कार्यालय की तरफ से कोई मदद कर पाऊं, तो उस तरह से उसको समस्या है तो उस समस्या को दूर किया जाएगा। अगर अन्य कोई, उसको कुछ काउंसलिंग की भी जरूरत है तो उसको काउंसलिंग के माध्यम से भी समझाया जाएगा। और मैं समझता हूं सर कि जो प्रॉपर लीडरशिप के सिद्धांत रखते हुए, जो मोटिवेशन से कोलीग जी, से जो काम लिया जा ठीक सकता है। है, वो आदेश से नहीं लिया जा ठीक। सकता। ओके। अब ये बताइए कि सीबीआई का कोई ऑपरेशन का, आपने जो कोई ऑपरेशन भाग लिया हो और इंटरेस्टिंग कोई वाकया हो तो हमें सुनाइए। कोई छोटा सा संक्षिप्त में, आपके पास 1-2 मिनट का ही समय, 1 मिनट का समय है। सर एक सॉल्वर ढूंढ रहा था मैं, और वो किसी भी प्रकार से मिल नहीं रहा था। कई अधिकारी उस पर काम कर चुके थे। सूचना सिर्फ ये थी कि आज से 5 साल पहले ये फला मकान में रहा करता था, और फला मकान के मकान मालिक के पास भी उसकी कोई कॉन्टेक्ट डिटेल नहीं थी। तो हमने सर अंतिम विकल्प के रूप में आसपास की दूध की छोटी मोटी जो दुकानदारी होती है वहां ट्राई किया, एक पनवाड़ी की दुकान पे भी ट्राई किया सर। तो वो उसको जानता था, तो उसके हिसाब की पुरानी कापियां ढूंढवाई उसके घर जाके, तो उसमें उसका नंबर मिल गया। उस नंबर के माध्यम से पता लगा और उसको हमने सर ट्रेस कर लिया। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी था और एक अच्छा। अचीवमेंट भी था सर। अच्छा, सीबीआई और राज्य सरकारें हैं, उनके बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, क्या कारण होते हैं? क्या राजस्थान सरकार सीबीआई को अनुमति देती है कार्यवाही करने की? सर कॉन्फ्लिक्ट दरअसल सीबीआई के साथ किसी भी राज्य सरकार का आज तक सीधा नहीं रहा है सर। और देश की जनता जो है सीबीआई की जांच पर आज भी बहुत अधिक भरोसा करती है। वास्तव में जो समस्या ये कई बार आती है सर कि जब केंद्र और राज्य स्तर पर अलग अलग दलों की सरकारें होती है, तो कुछ बार एक अविश्वास की स्थिति जैसा बन जाता है सर। और उसी के लिए राजस्थान एक जनरल कंसेंट जो होती है, राजस्थान सरकार ने भी वापस ले ली है। तो सर मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ समय के लिए, संभवतः जल्दी इसका निदान कोई किया जाएगा और सरकार पुनः कंसेंट दे देगी, क्योंकि सीबीआई जैसी निष्पक्ष जांच की सभी राज्यों को जरूरत रहती है सर। और इसमें मेरा सोचना है कि जल्दी इसमें कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल आएगा रास्ता सर। अच्छा, ये बताइए कि भारत आजाद कब हुआ था? भारत सर 1947 में आजाद हुआ था सर, 15 अगस्त 1947। मतलब आपको डेट पहले याद नहीं थी, आप सोच रहे थे। सर अच्छा, जी। मेरा अंतिम प्रश्न है। आप ये बताइए कि राजस्थान में कोई तीसरा फ्रंट क्यों नहीं आता? हमेशा दो फ्रंट ही मतलब चलते हैं, दो दलों की सरकारें रही है, ऐसा क्या कारण है? दूसरे स्टेट में तो ऐसा नहीं होता है, वहाँ कई दल हैं। सर अगर देखा जाए तो जहां भी तीसरे फ्रंट का उदय हुआ है सर, वहां एक जो अच्छी समृद्ध खेती होगी या एक संपन्नता का वातावरण देखने को मिलेगा। और वहां से जो एक स्वतः स्फूर्त राजनीति होती है, जो राष्ट्रीय दलों से अलग एक धारा जन्म लेती है। लेकिन राजस्थान में सर हमेशा ही जो है अनुदान पर निर्भर रहने वाली कृषि रही है।
और एक जो जमीनी स्तर पर बहुत अधिक संपन्नता नहीं रही है, और उस संपन्नता के कारण से राजनीति की धाराएं जो है वो ऊपर से नीचे कोई आई है ज्यादा सर, तो राष्ट्रीय दलों ने सरकारें बनाई है ज्यादातर यहाँ पे। नहीं, आपको ऐसे नहीं लगता कि राजस्थान है जातिवाद या फिर छात्रवाद जैसी समस्याएं नहीं है इसलिए थर्ड फ्रंट नहीं आता है, शांत इलाका है, ऐसा नहीं है क्या? आप मतलब कृषि में लेके गए हैं हमें। ठीक है, सर नेक्स्ट मेंबर प्लीज। सर ओके। धन्यवाद सर। पिताजी। राहुल जी, आपने 10th क्लास कहाँ से की है? जी मैंने अरोड़वंश सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल श्री गंगानगर से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। श्री गंगानगर से है आप। और ग्रेजुएशन में क्या विषय रहे हैं आपके पास? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स रहे मैडम। आप श्री गंगानगर जिले से आते हैं? जी। गंगानगर, आज न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है? जी आज मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाया मैडम, यात्रा में रहने के कारण। ठीक है, यहाँ की नहर प्रणालियों के बारे में कुछ बताइए गंगानगर। जी यहाँ पे गंग नहर की मुख्य रूप से गंग नहर से सिंचाई होती है, उसके अलावा इंदिरा गांधी नहर से भी सिंचाई होती है। और जो नहर प्रणाली यहाँ पे अधिक सफल इसलिए है क्योंकि लेवलिंग ऑफ लैंड जो है वो श्री गंगानगर की एक बहुत ही खूबसूरत विशेषता है, जिसके कारण से नहरी पानी का यहाँ पे अधिकतम सदुपयोग हो पाता है। और जो है नहरों ने यहाँ की जो बंजर भूमि को, पूरा ऐतिहासिक रूप से जो बंजर भूमि का प्रदेश था वो आज लहलहाती खेतियों ने स्थान ले लिया है। ठीक है, यहाँ की मिट्टियों के बारे में कुछ बताइए, कौन कौन सी मृदाएं यहाँ पे पाई जाती है गंगानगर? मुख्य रूप से बलुई दोमट मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। और फसलें कौन कौन सी हैं अभी खरीफ के सीजन में? खरीफ के सीजन में मैडम अभी चना है और ग्वार है, ये मुख्य रूप से होते हैं। अच्छा, यहाँ पे कॉटन का उत्पादन नहीं होता है क्या? कॉटन का उत्पादन होता है मैडम। और शुगर मिल के बारे में बताइए कुछ, गंगानगर की शुगर। जी गन्ने का अच्छा उत्पादन होने के कारण शुगर मिल, जो कि पहले गंगानगर के जिला मुख्यालय पे ही हुआ करती थी, अब उसको कमीनपुरा में स्थापित कर दिया गया है। तो उसके वहाँ पे गन्ने की खेती का उपयोग होता है, वहाँ पे किसान जो इसी का और शुगर में काम आता है। उसके अलावा उसका जो शीरा बनता है उससे अलग अलग जगह पे जो है शराब निर्माण फैक्ट्री में सप्लाई किया जाता है। और इसके जो ग्लास, इसके लिए जो है जो यहाँ जो शराब बनाई जाती है, धौलपुर में एक ग्लास फैक्ट्री लगाई गई है जहाँ पे बोतलें बनाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर चौक हैं जो गंगानगर में अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर है, देखने को मिलता है। जी। एक केदार चौक है और एक चहल चौक है। जी जानकारी आपको कुछ बताइए, कौन थे केदार और चहल? जी प्रोफेसर केदार जो है यहाँ से कई बार विधायक रहे और गृह मंत्री भी रहे हैं, उनके याद में केदार चौक बनाया गया है। और जो श्री चहल हैं वो 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान शहीद हुए थे, उनकी याद में चहल चौक बनाया गया है। और उनके याद में एक मार्ग भी बनाया गया है जो मुख्य जो मल्टीपर्पज स्कूल से लेके 3 पुली के बीच का जो हिस्सा है वहाँ पे उसका मार्ग, उनका नाम पे एक मार्ग भी था। अच्छा, गंगानगर के बीच से एक नहर गुजरती है, जानकारी है आपको? कौन सी है वो, जो गवर्नमेंट कॉलेज के आगे से जाती है और एमडी के पास से जाती है, जिसको भी कवर किया गया है, उसका नाम जानते हैं? जी उसका लोकप्रिय नाम तो उसको कुत्ता लिखनी नाम से जाना जाता है मैडम, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर नाम भी है मोगा नंबर के आधार पे, वो नाम मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ की कौन कौन सी समाज में समस्याएं देखने को मिलती है गंगानगर? सामाजिक समस्याओं में यहाँ पे मैडम एक तो नशे की प्रवृत्ति देखने को मिलती है और एक कम लिंगानुपात है, ये 2 मुख्य समस्याएं यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, तो लिंगानुपात को सुधारने के लिए सरकार की तरफ के क्या प्रयास हो रहे हैं? जो बेटियों के लिए जो गौरव जगाने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, और इसके लिए सबसे जो मुख्य रूप से कानूनी उपाय भी किया गया है, पीसीपीएनडीटी एक्ट के माध्यम से जो ऑपरेशन चलाए गए हैं, डिकोई ऑपरेशन है, उनका काफी लाभ मिला है, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है उसमें लिंगानुपात जो है। अच्छा, पीसीपीएनडीटी में क्या प्रावधान है, कुछ जानकारी है आपको? जी इसमें सजा का अमाउंट तो अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ,
लेकिन इसमें मुखबिर योजना चलाई गई है, उसमें 1 लाख रुपए तक का प्रलोभन उस व्यक्ति को दिया जाता है जो इसके बारे में सूचना उपलब्ध करवाता है। और इस योजना से काफी मामले जो है प्रकाश में आए हैं। अच्छा, एक ऑपरेशन डिकॉय करके भी चलता है, वो किससे जी, संबंधित? इसी से संबंधित है मैडम। ठीक है। अभी वर्तमान में किसान कुछ धरना भी दे रहे हैं गंगानगर जिले में। जी किस बात को लेकर धरना दे रहे हैं किसान गंगानगर में? जी, जो एक तो जो दूषित पानी आ रहा है पंजाब से गंगा नहर में, और गंगा नहर में जो पानी की जो मात्रा है वो भी थोड़ी कम आ रही है, जिसके कारण से किसान धरना दे रहे हैं। अच्छा, दूषित पानी है जो, इसका क्या समाधान हो सकता है आपकी नज़र में? जी, जो दूषित पानी के लिए जो पंजाब में जो फैक्ट्रियों का जो वेस्ट है, मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग और कुछ जहाँ तक जानकारी है शुगर फैक्ट्रियां भी है, तो उसका वेस्ट जो है वो इस पानी में गिराने की बजाय उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाए सरकार के द्वारा, तो जिससे ये पानी, स्वच्छ पानी की पूर्ति यहाँ तक पहुंच सकेगी। अच्छा, क्या ऐसा कोई प्लान पंजाब सरकार की तरफ से चल रहा है क्या? जी, अभी कुछ समय पहले मैंने एक न्यूज पढ़ी थी मैडम, उसमें यह था कि आने वाले लगभग 1 साल में इस पे इसको ठीक कर लिया जाएगा। अच्छा, आपकी हॉबी है बच्चों के साथ खेलना? जी, छोटे बच्चों के साथ खेलना। आप रोज खेल पाते हैं या कभी कभी खेलते हैं बच्चों के साथ? वर्तमान में तो रोज ही खेल पाता हूँ मैडम, क्योंकि 2 छोटी बच्चियां तो मेरे घर में ही हैं, मेरी बेटियां हैं, और उसके अलावा भी बच्चों के साथ जब भी समय मिलता है मैं मिल जाता है मैडम, मुझे मौका मिल जाता है। अच्छा, कितनी देर खेल लेते हैं आप बच्चों के साथ? शाम को लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा, इतना तो हो ही जाता है। अच्छा, बच्चों के साथ सिर्फ आउटडोर गेम्स खेलते हैं? अभी मैडम कोरोना के कारण पिछले 2 साल से तो आउटडोर गेम नहीं खेल पाया हूँ, लेकिन उससे पहले आउटडोर गेम भी खेलने का प्रयास मेरा रहता था। अभी तो इंडोर गेम पे ही फोकस रहता है। अच्छा, तो फिर बच्चे कौन सा गेम पसंद करते हैं? आप बच्चों के साथ अलग अलग गेम खेलते होंगे, बच्चों को जी, कौन सा गेम सबसे ज्यादा पसंद है आपके साथ खेलना? मेरी छोटी बेटी को जैसे कैरम बोर्ड ज़्यादा पसंद है, मेरी बड़ी बेटी को शतरंज पसंद है, और जिग्सा पजल के द्वारा अलग अलग आकृतियां बनाना या कहानी आदि का के पात्रों के रूप में उनको बोलना या यूट्यूब पे कुछ क्लिप बनाना, इस तरह के उनके शौक है। और बाकी अलग अलग बच्चों के अलग अलग शौक होते हैं। मैं हमेशा जब भी बच्चों के साथ खेलता हूँ तो मैं उन्हीं के शौक को वरीयता देता हूँ, जैसा उनको पसंद हो। अच्छा, आप हमेशा अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, कोई और बच्चों, सभी बच्चों के साथ खेल लेते हैं? जी, मेरे बच्चे तो अभी, मेरी जो बड़ी बेटी है वो लगभग 12 वर्ष की है, लेकिन ये हॉबी जो है मेरी ये बहुत पुरानी है। तो इससे पहले तो मैं और बच्चों के साथ खेलता रहा, और आज भी मैं मेरे बच्चों के साथ साथ अन्य बच्चों के साथ खेलता हूँ, जिससे मेरे बच्चों को भी एक अच्छी आदत पड़ती है बच्चों के साथ घुल मिल के रहने की। उनके दोस्तों को इनवाइट करता हूँ घर तो में। अजीब नहीं लगता? बच्चे इतने छोटे और आप इतने बड़े उनके साथ खेलते हैं, तो अजीब नहीं लगता आपको? मैं ये मानता हूँ मैडम कि हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक बचपने का एक अंश होता है, लेकिन वो समय के साथ साथ जो हम बचपने से दूरी कर लेते हैं तो वो दब जाता है। और केवल बचपना ही नहीं दबता है, बचपने से जुड़े हुए संवेदनशीलता है, सजगता है, और हमारे अंदर जो चंचलता, चपलता, जो कि हमें अच्छा व्यवहार करना सिखाती है लोगों के साथ, हम कुछ जरूरत से ज्यादा ही गंभीर हो जाते हैं। तो वो दूरी को पाटने का काम मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को बच्चों के साथ संपर्क भी करना चाहिए और खेलना भी चाहिए। ठीक है। ओके, भी गंगानगर की एक कोई ऐसी बात बता दीजिए जो हमें नहीं पता हो, कोई इंटरेस्टिंग बात आपको जान। अगर गंगानगर कभी भी जाया जाए तो बसंत मैंगो बार की आइसक्रीम जो है अवश्य ही खा के ट्राई करनी चाहिए। वैसी आइसक्रीम और कहीं बड़े बड़े शहरों में भी मिलती नहीं है मैडम, ये मेरा एक निवेदन है। आइसक्रीम है या मैंगो मिक्स ही है, क्या है? मैंगो क्या की? मिक्सी भी आइसक्रीम से बना हुआ एक व्यंजन है मैडम, लेकिन आइसक्रीम सभी प्रकार की जो आइसक्रीम है वो अच्छी है, और उसके अलावा भी दुकानें हैं, लेकिन मुख्य रूप से मुझे उसी का पसंद आता है। ओके। धन्यवाद। कीजिए आप ही। हाँ, रूप सिंह जी। हाँ सर, एक दो सवाल और है आपसे। जैसे आपने व्यंजनों की बात की, आप भोपाल में रहते हैं अभी? जी सर। हाँ, तो भोपाल में भी व्यंजनों की एक गली है प्रसिद्ध,
आप बता सकते हैं उसके बारे में? सर गली मैं उसका नाम अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, लेकिन भोपाल में सर जायकों का शहर है, तो कदम कदम पे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है सर। काफ़ी फूड मैंने यहाँ का ट्राई किया है। जी एक वो गली में सर शाम के टाइम उसमें मिलता है, लेकिन एक मुख्य गली इंदौर में अवश्य है सर, भोपाल की मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ। जी। अच्छा, आप रबी और खरीफ की फसलों में अंतर बता दो तो उदाहरण भी लीजिए। रबी की फसल की कटाई मुख्य रूप से फरवरी मार्च में होती है सर, जैसे सरसों है, गेहूं है। और खरीफ की फसलों की कटाई जो है वो सितंबर अक्टूबर में हो जाती है। अच्छा, जो आपकी हॉबी है उसका प्रशासन में क्या उपयोग हो सकता है? सर जो मेरा ये मानना है सर कि जैसी संगत में हम रहते हैं, जैसी संगत के साथ हम इंटरेक्शन करते हैं, उनके कुछ गुण गुण जो है हमारे अंदर आ जाते हैं। तो बच्चों में, छोटे बच्चों में देखा जाए तो सत्यनिष्ठा है, उसमें चपलता, संवेदनशीलता है उनमें, और सहानुभूति भी है उनमें। इस तरह के बहुत से गुण जो समय के साथ साथ ज़्यादा गंभीरता के कारण हम पीछे छोड़ आते हैं, वो हमारे व्यक्तित्व में बने रहते हैं सर। और वही गुण जब हम लोगों से डील करते हैं तो हमारे बहुत काम आते हैं। हमें याद रहता है कि हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है प्रशासन में आने का। और एक एनर्जी का लेवल भी बच्चों में बहुत अच्छा होता है, वो भी सर एक योगदान करता है सर। ओके, थैंक यू। अब थोड़ा फीडबैक मेरी तरफ से। राहुल जी, आपका अच्छा है ना? आप रियल में एक मैच्योरिटी चल रही है आपका बोलने का।